जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर अर्चिता, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इन सुभारती मेडिकल कॉलेज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी कालरा, हु इज़ अ वेल नोन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट जिन्हें बोलते हैं। सर प्लीज़ हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए। जय हिंद डॉक्टर अर्चिता, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो। मैं डॉक्टर बीपी कालरा हूँ। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। आई एम एसेंशियली पीडियाट्रिशियन, बट देन I have obtained training and I have got experience of treating children with the cancers, and for last more than 10 years I have been handling and treating cases children who are suffering from, who are having cancers. तो बच्चों में वैसे जनरली ये माना जाता है कि कैंसर्स कम होते हैं, ये बात सही भी है, लेकिन बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं और उनका इलाज किया जाता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि एडल्ट कैंसर्स की बजाय बच्चों में कैंसर्स के रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है कैंसर्स के बारे में, और जैसे जैसे नए नए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स जो हैं बच्चों के कैंसर्स के अब इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और काफ़ी अब ज़्यादातर बच्चों के कैंसर्स को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत से बच्चों को क्योर भी किया जा सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के कैंसर चाहे कम हो बट होते हैं बच्चों में, ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जो इंडिया में सबसे कॉमन है बच्चों में, और किस एज में, किस उम्र में उनके लक्षण आने शुरू होते हैं? हाँ, बच्चों में जो कैंसर्स हैं ना, किस तरह के होते हैं ये ज़रा एडल्ट से डिफरेंट है। बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कैंसर देखे गए हैं ब्लड के और लिम्फोइड टिश्यू के कैंसर, जिनको कि हम कॉमन लैंग्वेज में ल्यूकीमियाज बोलते हैं। ल्यूकीमियाज मीन्स ब्लड कैंसर। लिम्फोमाज होते हैं जो लिम्फ नोड के, लिम्फोइड टिश्यू के, हमारे शरीर में जो लिम्फोइड टिश्यू है उसके कैंसर्स होते हैं। तो ये वाले कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स, बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा है, कुछ एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स होते हैं जैसे न्यूरोब्लास्टोमा है, बच्चों में बोन ट्यूमर्स, बच्चों में आई में रेटिनोब्लास्टोमा, बच्चों में हड्डियों में जैसे इविंग सार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा। इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है, और हमारे देश में भी इसी तरह का पैटर्न है, और बाहर के देशों में भी बच्चों में जो टाइप ऑफ कैंसर जो हैं हमारे यहाँ भी और दूसरे देशों में भी एक ही तरह का है। सर इसके कोई कॉमन लक्षण है जिसे देखते ही पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि नहीं अभी डॉक्टर को इस चीज़ के लिए हमें दिखाना चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ये कैंसर का एक पर्टिकुलर सिम्टम हो सकता है बच्चों में? देखिए, जो कैंसर हैं, एक बात है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि डायग्नोसिस लेट क्यों हुआ। उसका एक वजह ये है कि जो सिम्टम्स होते हैं, कोई पिकुलर सिम्टम नहीं है कि इस सिम्टम से कह दीजिए पहले दिन मैं किसी बीमारी में कह दूं कि ये कैंसर है। जनरली सिम्टम्स उसी तरह जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, फीवर होना हुआ, कुछ खाना पीना कम हो गया, बच्चा सुस्त होने लगा है, बच्चे में शरीर में खून में कमी लगने लगी है, या बच्चे में कहीं शरीर में पेन हो रहे हैं, तो सिम्टम्स वही होते हैं जो बहुत सी और बीमारियों में भी होते हैं। और यह एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से कि हम शुरू में जनरली एज ए क्लिनिशियन नेचुरली पहले सब बच्चों को प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास ले जाया जाता है। जनरली फर्स्ट वीक में कोई ऐसा सोचता नहीं है कि हाँ भाई ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये कैंसर्स की वजह से हैं। जब ये ऐसा लगता है कि भाई ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो ट्राई कर ली जाती हैं, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तब इवन क्लिनिशियन थिंक्स कि ये कहीं कैंसर ना हो। कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं जैसे ब्लड रिपोर्ट में कभी किसी का होता है कि ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऐसे TLC काउंट बहुत बड़ा हो रहा है, TLC काउंट बहुत कम हो रहे हैं, बाकी के भी हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर WBC काउंट कम हो रहे हैं, या
काउंट्स, प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं, तो लगता है कि शायद बोन मैरो के ऊपर उसका अफेक्ट जा रहा है, तब तो ज़रा अर्ली पिकअप हो जाता है। अदरवाइज सिम्टम्स के बेसिस पे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है जिसको मैं कह दूं कि बस ये सिम्टम केवल कैंसर का ही सिम्टम है। तो सर इसी वजह से ज़रा कभी कभी लेट हो जाते हैं, और फैमिली को भी टाइम लगता है, या क्लिनिशियन को भी, प्राइमरी केयर फिजिशियन को टाइम लगता है टू रिकॉग्नाइज दैट दिस कुड बी अ कैंसर इन ए चाइल्ड। सर फिर क्या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें, अगर बच्चा आता है जैसे आप कह रहे हैं कि खून की कमी के साथ, या अचानक से पेरेंट्स कहें कि खेलना कूदना कम कर दिया है बच्चे ने, पहले ठीक था, अचानक से शरीर में दर्द बता रहा है, तो क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस हैं जो बच्चों की टाइम टू टाइम होनी ही चाहिए जिससे कि ये चीज़ चेक में रह सके? देखिए, जैसे बच्चे में अगर खून की कमी लगती है, या ऐसा लगता है कि बच्चा पीला पीला सा लगने लगा है, जैसे, एंड जनरली मदर इज़ द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज दिस, तो पहले तो ये होता है कि सोचा जाता है कि शायद कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, आयरन की कमी ना हो डाइट से, या लोग जो फिजिशियंस होते हैं वो आयरन वगैरह शुरू कर देते हैं। बट आयरन लेने के बाद भी अगर एडिक्वेट डोज में आयरन लिया जाए उसके बाद भी इफ़ यू फाइंड दैट अ चाइल्ड इज़ स्टिल लुकिंग पेल, बल्कि और उसका पैलर बढ़ रहा है, तो एक इंडिकेशन होता है कि वी शुड लुक फॉर कि कहीं कोई कैंसर ना हो, ब्लड कैंसर ना हो। फिर उसके अलावा, जैसे पैलर के अलावा मैंने बात की थी WBC काउंट के ऊपर, WBC काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, तो ये पैरामीटर्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जनरली जब हम कोई डायग्नोस्टिक वर्कअप करते हैं किसी भी बच्चे का जिसमें हमने कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं या कैंसर हमने प्रूव कर लिया है, तो हमें उसका डायग्नोस्टिक वर्कअप पूरे से कर लेना चाहिए, उसका स्टेजिंग पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे ट्रीटमेंट को उस हिसाब से चेंज किया जाता है। ट्रीटमेंट के इस बच्चे को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया है, किस तरह की दवाइयाँ दी जाए, व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द स्टेजिंग, ये सब काम हमको पहले ही कर लेना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द लाइकली आउटकम। सो ये स्टेज जो आजकल अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, हम जेनेटिक स्टडीज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स करते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि व्हाट इज़ द लाइकली आउटकम एंड व्हाट, बिकॉज इसमें भी ग्रेडिंग होती है कि कुछ हैं इंटरमीडिएट रिस्क हैं, कुछ हाई रिस्क मैलिग्नेंसीज होती हैं, तो ट्रीटमेंट हैज़ टू बी मॉडिफाइड, ट्रीटमेंट हैज़ टू बी अकॉर्डिंगली। तो सर जैसे आपने मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोला या फिर फ्लो साइटोमेट्री का बताया, ऐसी IHC भी एक तरह का टेस्ट है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी है। बिल्कुल सर, बट क्या ये टेस्ट इजीली अवेलेबल है लोगों को? एक प्रॉब्लम है, नॉट मैनी हॉस्पिटल्स आर डूइंग दिस टेस्ट, और इसी वजह से कभी कभी लेट हो जाता है डायग्नोसिस बनाने में, ट्रीटमेंट को प्लान करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। फॉर्चुनेटली सुभारती हॉस्पिटल में जब आप नाउ दैट द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड, तो दीज फैसिलिटीज़ आर नाउ अवेलेबल, एंड इससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। इन टेस्ट को कर हम उनका किस तरह का हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए, और what is going to be the likely outcome, we can talk to the family, this is what we are going to do, this is what it is, and what should we expect. सर फिर डेफिनेटली जैसे अब हमने डायग्नोसिस बना लिया, और क्योंकि एडवांसमेंट हो गई है डायग्नोसिस में, तो हमें बिल्कुल स्पेसिफिक भी अगर हमें पता चल जाता है, तो क्या अब ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ भी कुछ चेंज है, डिफरेंट है बच्चों और बड़ों के कैंसर ट्रीटमेंट में, या फिर बेटर हुई है कुछ? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, उनको यूज़ करना चाहिए, और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, इवन इन बच्चों में भी जो कैंसर्स हैं, जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ वही हैं अभी भी, जैसे चाहे वो कीमोथेरेपी है, अब इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है, और टारगेटेड थेरेपी है, सर्जरी है,
रेडिएशन थेरेपी है। बेसिकली जो 3 मॉडलिटीज़ हैं, द मॉडलिटीज रिमेन द सेम। उसके हिसाब से वंस यू हैव एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस, यू हैव डन द स्टेजिंग एंड यू नो व्हाट इज़ दिस, ट्रीटमेंट हैज़ टू बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को लो रिस्क मैलिग्नेंसी है या तो उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन या दवाइयों की डोज अलग हो सकती है, बिकॉज वी ऑल नो कि कीमोथेरेपी जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। नो चाइल्ड शुड रिसीव द ड्रग्स और द ट्रीटमेंट मोर देन व्हाट ही और शी डिजर्व। सिमिलरली ए चाइल्ड हु रिक्वायर, जिसका हाई रिस्क है, वी शुड नॉट बी अंडर ट्रीटिंग हिम, बिकॉज ओवर ट्रीटमेंट एंड अंडर ट्रीटमेंट of any cancer, whether in adult or whether in a child, will not bring the desired result. It will affect the outcome. सर जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं काफ़ी, तो अगर किसी भी बच्चे को है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर थिंग्स जो हेल्प कर सके इन साइड इफ़ेक्ट्स से आउटकम में बेटर हेल्प कर बच्चे की लाइफ को ईजी बना पाएँ, क्योंकि बड़े हैं हम लोग तो बोल भी देते हैं अरे ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं क्या? या देखिए, ये जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जैसे मेरे मोस्टली तो हमें जैसे मेरी स्पेशलिटी है, मैं तो कीमोथेरेपी देता हूँ बच्चों को, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमो के बाद बुखार आना, उल्टियाँ होना, एपिटाइट कम हो जाती है। किसी भी कीमो आप दीजिए और एक साइकिल के बाद इट टेक्स अबाउट ए वीक और 10 डेज़ बच्चे की भूख कम रहती है, बच्चे का खाना पीना कम हो जाता है, और इट टेक्स अबाउट ए वीक और 10 डेज़ कि जो काउंट्स हैं, ब्लड काउंट्स, TLC काउंट रिकवर होने में, प्लेटलेट काउंट रिकवर होने में, ये सब टाइम लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसीलिए जो कीमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह तो हैं ही हैं, बट साथ में सपोर्टिव थेरेपी, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल थेरेपी, न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, और फिर एक कैंसर ऐसी बीमारी है जिससे पूरी फैमिली के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स, और अगर बच्चा बड़ा है, छोटे बच्चे में तो इतना नहीं होता, हालांकि छोटे बच्चे कीमोथेरेपी को ज़्यादा अच्छा टॉलरेट करते हैं, लेकिन जो बच्चे समझते हैं दे ऑल्सो नीड सम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड थेरेपी। तो सर मतलब जो भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं भी सेटअप है, वहाँ पे मीन्स देयर शुड बी अ होलिस्टिक अप्रोच। अच्छा, यस, होलिस्टिक अप्रोच तो सब जगह ही ज़रूरी है। आज जैसा हम चल रहे हैं, जो होलिस्टिक अप्रोच, ए चाइल्ड, whether any patient, whether a child or adult, has to be treated as a whole, has to be treated as a whole. ये नहीं कि with a narrow tubular vision it will be very difficult. Have you come across sir any cases कि जिनमें बच्चों को कैंसर से तो रिकवर कर गए हैं, बट उसका उन पे साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट हुआ है कि दे आर नॉट एबल टू लीड लाइफ प्रॉपरली, या उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी हो? या डेफिनेटली ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं। और दूसरा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें ट्रीटमेंट में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कीमोथेरेपी एक को ठीक कर दिया, सेकंड ट्यूमर बिकॉज ऑफ द अफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी भी हो जाते हैं, ये भी वेल नोन थिंग है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल व्हेन ट्रीटिंग एनी कैंसर। ओके सर। सर एनी पर्टिकुलर एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहें कि जैसे कैंसर बच्चों में होता तो है ही, तो कुछ पर्टिकुलर एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहें कि इसका ऐसे ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर किसी को हो जाए तो अप्रोच क्या होनी चाहिए उनकी? यस, जैसे मैंने कहा कि पहले तो बच्चे से पहले तो पेरेंट्स नीड सम सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, and some families they need support in other ways also. तो कोई भी, it can happen to any child, it can happen in any family. Yes, unfortunately ये बीमारियाँ जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी होती हैं, वहाँ पे ज़रा हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज families जब I mean this is also even a clinician has to learn how to
tell how to break, let's call it a break bad news to the family, maybe from higher strata or from lower strata, how to break the bad news that we have as a clinician. I have to learn, and anyone who is dealing with these such children has to learn. That is one. उनको ये समझाना पड़ता है कि ठीक है, अब जो बीमारी हो गई, now it has to be faced. There is a treatment for it, and we should try to do our best. As a clinician, I should try to do the best possible with treatment, and as a family, they should try to because the treatment, most of the cancers, they have a long treatment, duration of the treatment is long. So जैसा कीमोथेरेपी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें, so that the outcome is good, ट्रीटमेंट रेगुलर रहे. यही एक family needs support about these things, and clinician also, and we have to remain hopeful and positive. We have to remain hopeful and positive. और कभी कभी जो बीच बीच में ड्यूरिंग द थेरेपी प्रॉब्लम्स आती हैं, अकॉर्डिंगली वन हैज़ टू अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना भी पड़ता है कभी कभी. आर देयर एनी सपोर्ट ग्रुप्स गोइंग ऑन इन इंडिया, या जैसे हम मेरठ के पास हैं, मेरठ में हैं, तो इसके अराउंड जो कि पेरेंट्स को और बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इन चीज़ों? फॉर्चुनेटली ऐसे हैं सोशल ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, और जैसे जैसे ऐसी कंडीशन है तो ग्रुप्स भी बन गए हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन एडवाइजेबल टू मीट, जब डिस्चार्ज होते हैं, टू मीट सच चिल्ड्रन हु हैव रिकवर्ड, बिकॉज दे कैन बी अ वेरी बिग, दे कैन क्रिएट अ होप कि यस, इस बच्चे ने ठीक हुआ है तो मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा. एंड दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले, एंड फॉर्चुनेटली we have many organizations in Meerut or around, I am sure everywhere, who are available and who are providing this kind of support. सर, जैसे आपने ब्लड कैंसर के बारे में बताया था कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन वो है, तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या इंडिया में और या फिर हम कहें मेरठ में, दिल्ली में इजीली अवेलेबल है? या ट्रीटमेंट हो सकता है अब, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आर सेम, वेदर मेरठ में ट्रीटमेंट चल रहा है या दिल्ली में चल रहा है या अब्रॉड चल रहा है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आर सेम. वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं. और जैसे बीच बीच में जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूज़न होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. ऑल दोज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. सुभारती में ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, and it is possible. सर प्लीज़, जैसे आपने अभी बताया कि सक्सेस स्टोरी से लोग मोटिवेट होते हैं, oh yes, तो प्लीज़ आप अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताइए जिससे कि लोगों में होप रहे कि यस, हमारा बच्चा भी स्वस्थ हो सकता है. नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं, जैसे 15th of February is all over celebrated as International Children's Cancer Day, Pediatric तो उस दिन हम लोग ऐसे बच्चों को इकट्ठे करते हैं और वी मीट देम, सॉर्ट ऑफ एनुअल गेट टुगेदर. तो ऐसा होता है. 4 फरवरी इंटरनेशनल कैंसर डे है और 15 फरवरी इंटरनेशनल पीडियाट्रिक कैंसर डे है. तो ऐसे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, और जिसमें उससे जो बच्चे उस समय इलाज ले रहे होते हैं उनके लिए भी इट इज़ अ बिग बूस्टर फॉर देम, उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए. सो जैसे कि हमने देखा कि BP कालरा सर नोज अ लॉट अबाउट पीडियाट्रिक कैंसर. अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए या आपको सर से संपर्क करना है, तो सुभारती अस्पताल में सर फ्राइडे और सैटरडे को OPD में, पीडिया OPD में 8 से 4 तक उपलब्ध है. तो आप कभी भी आके उनसे मिल सकते हैं. नहीं तो सुभारती के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करके सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. Thank you so much, sir, for all the information. Thank you.